नमस्कार। आज मैं आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत मापन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मापन क्या होता है, मापन किसे कहते हैं, क्योंकि आकलन के बारे में जानने से पहले हमें मापन को जानना होगा। विगत कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं और ये मापन शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के संबंधी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें मापन है, मूल्यांकन आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे। तो सबसे पहले समझें कि मापन होता क्या है। मापन किसी भौतिक पदार्थ के गुण या विशेषताओं के परिमाण को अंकात्मक रूप देने की क्रिया को मापन कहा जाता है। किसी भौतिक पदार्थ के गुण या विशेषताओं के परिमाण को अंकों का रूप देने की क्रिया को मापन कहते हैं। तो अब मापन का एक संक्षिप्त रूप क्या हो गया? मात्रात्मक मूल्य। तो मापन से हमारा क्या तात्पर्य निकला? मापन से तात्पर्य होता है परिमाणात्मक रूप में अभिव्यक्ति। अब दूसरे रूप में हम कैसे कह सकते हैं इसे? किसी वस्तु, घटना, निरीक्षण तथा व्यवहार का वर्णन। किस किस का? कोई वस्तु हो, कोई घटना हो या व्यवहार हो, उसका वर्णन अंकों के द्वारा होता है। ये अंक विभिन्न स्तर एवं नियमों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जो अंक प्रदान किए जाते हैं वो किसके आधार पर किए जाएंगे? नियमों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर, किसी स्तर के आधार पर जो अंक प्रदान किए जाते हैं और उसको कहते हैं हम मापन कहते हैं। तो ये मापन क्या हो गया? किसी वस्तु को, किसी घटना को, किसी व्यवहार को अंकों का रूप प्रदान करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अब बात करते हैं मापन की परिभाषाओं की। मापन की परिभाषा, जो मापन की परिभाषा है बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग रूप में दी हैं। इनमें से जो प्रमुख परिभाषाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन परिभाषाओं में हम सबसे पहले परिभाषा लेते हैं गिलफोर्ड की। तो जो गिलफोर्ड ने परिभाषा दी है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि भाई मापन किसका किया जाता है? वस्तु का किया जाता है, घटना का किया जाता है, व्यवहार का किया जाता है। तो इसी बात को उन्होंने अपने शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है कि मापन वस्तुओं एवं घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। वस्तु एवं घटना को तर्कपूर्ण ढंग से किस रूप में व्यक्त करने की क्रिया है? संख्यात्मक रूप या संख्या प्रदान करने की क्रिया है।
मनोविज्ञान व शिक्षा से संबंधित चरों जैसे बुद्धि है, चिंतन, प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक वातावरण संबंधी कारक आदि का मापन विभिन्न मानकीकृत मापनियों द्वारा किया जाता है। क्योंकि जितनी मनोवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? चंचल, अमूर्त और परिवर्तनशील होती हैं। तो इस तरह से इनका मापन करना ये कठिन कार्य होता है। तो मापन की मैंने आपको परिभाषा बताई सबसे पहले गिलफोर्ड की। दूसरे रूप में हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मापन इस कथन में निहित है जो कुछ भी जो प्रतीत होता है, दिखाई देता है, यानी अस्तित्व में है, उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है। तो ये गिलफोर्ड की परिभाषा है। दूसरी जो परिभाषा दी है कैंपबेल ने दी है। कैंपबेल क्या कहते हैं? कैंपबेल कहते हैं कि नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना मापन है। तो कैंपबेल की परिभाषा, नियमों के अनुसार वस्तु या घटनाओं को अंकों का रूप प्रदान करना या संख्या का रूप प्रदान करना या अंकों या संख्या में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। और इसके बाद अगली परिभाषा जो दी है वो स्टीवेंस ने दी है। और स्टीवेंस कहते हैं कि किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार, किन्हीं स्वीकृत निश्चित नियमों के अनुसार पदार्थों को अंक या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है। जब तीनों में हम बात करें, तीनों परिभाषाएं जो मैंने बताई हैं, और उन सब में जो मापन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? अंकों के द्वारा होता है। कैंपबेल ने वस्तु और घटनाओं को अंकों का रूप प्रदान किया है और गिलफोर्ड ने जितना भी अस्तित्व में हमें प्रतीत होता है, अस्तित्व में है, वो सब किस में व्यक्त किया जाता है? परमाणु में व्यक्त किया जाता है। और स्टीवेंस जो हैं वो कहते हैं कि निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को अंक या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला? ऑब्जर्वेशन क्या है? तो अब हम इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मापन है, मापन की जो क्रिया है विभिन्न निरीक्षणों, वस्तुओं, घटनाओं को कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार सार्थक एवं संगत रूप से संकेत चिन्ह या आंकिक संकेत प्रदान करने की प्रक्रिया है। क्योंकि हमने तीनों जो परिभाषाएं दी हैं उन्हीं के आधार पर ये हमारा ये निष्कर्ष निकलता है। अथवा ये भी कह सकते हैं कि मापन के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं, निरीक्षणों एवं वस्तुओं का मात्रात्मक वर्णन किया जाता है। इसमें अंक प्रदान करने के लिए मापन के विभिन्न स्तरों के अनुकूल विशिष्ट नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। ये आपका होता है मापन। ठीक है, तो मापन का आधार क्या हुआ? अंक या परिमाणात्मक वैल्यू। ये हो गया आपका मापन। अब बात करते हैं कि ये मापन कितने प्रकार का होता है। वैसे आज तक हम जो पढ़ते रहे हैं वो मापन हम दो तरह का मानते रहे हैं, एक मानसिक मापन और एक भौतिक मापन। लेकिन
मैं आपको बता दूं, जो मापन होता है वो 3 तरह का होता है। एक मापन मानसिक मापन, दूसरा भौतिक मापन और तीसरा होता है इप्सेटिव मापन, इप्सेटिव मीजरमेंट। अभी आपके लिए इप्सेटिव जो मानक है, इप्सेटिव जो मानव है मापन है, ये एक नया नाम है। अब जो मापन है, मापन के प्रकार, तो इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो नंबर 1 मैंने आपको बताया मानसिक मापन, इसका दूसरा नाम है सामान्यीकृत मापन, या इसका तीसरा नाम है मानकीय मापन। नंबर 2 इसका जो प्रकार है वो है भौतिक मापन। भौतिक मापन को निरपेक्ष मापन भी कहा जाता है। और तीसरा मापन इप्सेटिव मापन, जिसे हम स्वमानक मापन भी कहते हैं। तो नंबर 1 मेंटल मेजरमेंट और नॉर्मेटिव मेजरमेंट। नंबर 2 भौतिक मापन यानी फिजिकल मेजरमेंट अथवा निरपेक्ष मापन एब्सोल्यूट मेजरमेंट। तीसरा जो मापन होता है वो इप्सेटिव मापन होता है, अथवा इसे हिंदी में स्वमानक मापन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम मानसिक मापन की। तो ये मानसिक मापन क्या होता है? मानसिक मापन किसे कहते हैं? यानी इस मानसिक मापन का दूसरा मैंने नाम बताया था मानकीय मापन। तो मानसिक मापन में ये जो मापन होता है ये व्यक्तिगत मापन होता है, ये कम शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत मानसिक क्रियाओं एवं शीलगुणों का मापन किया जाता है। मानसिक क्रिया कैसे? मानसिक क्रिया कौन सी होती हैं? जैसे रुचि है, योग्यता है, अभिक्षमता है, उपलब्धि है इत्यादि। एक सब जो आएंगी किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं आपके मानसिक मापन के अंतर्गत आती हैं। तो अब आपको मानसिक मापन समझ में आ गया होगा। तो जो मानसिक मापन होता है इसके अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक गुणों, आदतों और मनोवृत्तियों का मापन किया जाता है। ये क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल ले लिए, अब भाई किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में 40 अंक मिले, तो क्या उसकी वास्तविक जो सूचना थी वो प्राप्त हो गई? यह कोई पूर्ण संभव बात नहीं है। लेकिन किसी उपलब्धि परीक्षण के एक पद पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक दे दिए जाएं और यही परीक्षण कुछ छात्रों को दे दिया जाए, तो प्रत्येक छात्र के प्राप्त अंकों का औसत अलग अलग होगा। और इस तरह के मापन में हमेशा यानी अंतराल स्तर का प्रयोग किया जाता है। तो जो मानसिक मापन होता है, इसलिए हमने कहा था कि ये व्यक्तिगत होता है और कम शुद्ध होता है, यानी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है।
दूसरा जो मापन है, जैसे कि मैंने अभी आपको मानसिक मापन, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, दोबारा एक बार आपको बोल देता हूँ। इसके अंतर्गत मानसिक क्रिया एवं शील गुण आते हैं, जैसे रुचि, बुद्धि, योग्यता, अभियोग्यता, अभिक्षमता इत्यादि। ये मानसिक नहीं है, ये मानसिक है, ये गलत टाइप हो गया मुझसे। मानसिक मापन का प्रारंभ क्यों शुरू होता है? मानसिक दुर्बलता के द्वारा माना जाता है। क्लियर हो गया? अब दूसरा जो आता है वो आता है भौतिक मापन, और भौतिक मापन को हम और दूसरे किस नाम से जानते हैं? निरपेक्ष मापन या एब्सोल्यूट मेजरमेंट। अब इसका आरंभ कहाँ से होता है भाई? इसका प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? और इसका जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो शून्य होता है। भौतिक मापन का प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? शून्य होता है, अथवा जिस मापन में शून्य से मापन प्रारंभ हो उसे निरपेक्ष मापन कहा जाता है। जिसका मापन कहाँ से शुरू होता है? शून्य से प्रारंभ होता है, उसको क्या कहते हैं हम? निरपेक्ष मापन या भौतिक मापन भी कहते हैं। अब भौतिक मापन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत भौतिक गुण और उसकी विशेषता का मापन होता है, अथवा ऐसी वस्तुओं का मापन किया जाता है जो वातावरण में भौतिक रूप से उपस्थित होती हैं। इसमें कैसी वस्तुओं का मापन होता है? ऐसी वस्तुओं का मापन होता है जो वातावरण में भौतिक रूप से उपस्थित होती हैं। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें तो इसमें कोई भी इकाई निश्चित नहीं होती है। जैसे भाई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मीटर में माप सकते हैं, और दूरी को किस रूप में माप सकते हैं ये अब, और दूरी के अतिरिक्त अब टेम्परेचर मापते हैं तो उसको डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में मापेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो भौतिक मापन होता है वो किसके आधार पर होता है? उस वस्तु के गुण और उसकी विशेषताओं के आधार पर मापन किया जाता है। और इसका मापन का प्रारंभ किससे होता है? प्रयोगात्मक मापन के द्वारा होता है। और इसका प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? जो मैंने अभी बताया, क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? मैंने अभी बताया क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होता है। तो इस तरह से ये आपका हो गया भौतिक मापन। ठीक। अब इसके बाद जो तीसरे प्रकार का जो मापन होता है उसको कहते हैं हम एब्सेटिव मेजरमेंट। एब्सेटिव मेजरमेंट जो होता है उसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था और जिसने इस प्रयोग को किया था वो थे रेमंड कैटल। रेमंड कैटल ने इसका प्रयोग किया था। और यह मापन जो होता है
जो नॉर्मेटिव मेजरमेंट है उसका बिल्कुल विपरीत होता है, यानी मानसिक मापन के बिल्कुल विपरीत होता है। इस मापन में किसी बालक या व्यक्ति के सामने कुछ समस्याएं होती हैं या कुछ स्टेटमेंट होते हैं और व्यक्ति को उन समस्याओं को या कथनों को एक क्रम प्रदान कर दिया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक वरीयता क्रम प्रदान कर दिया जाता है। यदि किसी को उसने एक वरीयता क्रम दे दिया तो वो दूसरे को 1 नंबर नहीं दे सकता। जैसे किसी परीक्षार्थी को 1 रोल नंबर दे दिया जाता है तो 1 रोल नंबर दूसरे विद्यार्थी के लिए नहीं दिया जा सकता है। अर्थात जो एक क्रम प्रदान कर दिया गया वो क्रम बरकरार रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको क्रमबद्ध करके इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, मापन किया जाता है। तो ये होता है एब्सेटिव मापन। और जो एब्सेटिव मापन का दूसरा नाम बताया था मैंने, स्वमानक मापन भी इसको कहा जाता है। इस मापन में जो प्रश्न की जो विभिन्न विमाएँ या विभिन्न विमाओं पर प्राप्त अंक एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे एक दूसरे को क्रमबद्ध रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे 1 तो दूसरा 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3। इसमें प्रत्येक छात्र के प्राप्त अंकों का औसत तथा मानक विचलन समान होता है। जैसे कि अब हमने पहले जो हमारा मापन था नॉर्मेटिव मेजरमेंट, मानसिक मापन, उसमें जो भी हमने परीक्षण किया उसमें समानता नहीं थी, औसत समान नहीं था। लेकिन यहाँ औसत या मानक विचलन कैसा आता है? एब्सेटिव मापन में समान आता है। तो ये हो गया आपका एब्सेटिव मापन। ठीक है। और एब्सेटिव मापन के बाद हम बात करते हैं मापन के कार्यों की। मापन क्या करता है? मापन के द्वारा क्या किया जा सकता है? मापन का कार्य है भविष्यवाणी करना, कंपैरिजन करना। सेकंड नंबर क्या होता है? कंपैरिजन करना होता है। बिना मापन के अनुसंधान संभव नहीं है। तो अनुसंधान का कार्य भी किसके द्वारा होता है? मापन के द्वारा होता है। चौथी बात, मापन का कार्य होता है एडवाइस करना, टू एडवाइस यानी सलाह देना। और पांचवा कार्य होता है इसका निदान करना, डायग्नोसिस करना। कोई बच्चा कितना कमज़ोर है, टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद हमें पता चला कि इसकी स्थिति क्या है, उस स्थिति के आधार पर हम उसको ट्रीट करते हैं यानी टीचिंग करते हैं। तो ये मापन का कार्य है। ठीक है। इसी के साथ मैं इसे समाप्त करता हूँ। मैंने आपको बताया कि मापन क्या होता है, मापन की क्या क्या परिभाषाएं हैं और मापन के क्या क्या कार्य हैं। ठीक। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो मुझे कमेंट में लिख सकता है। धन्यवाद।